नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, अब लगभग यह तय हो चुका है कि उत्तराखंड का तीसरा चुनाव भी आपके चेहरे और आपकी अगुवाई में लड़ा जाना है। अनेक केंद्रीय योजनाओं के अमल में उत्तराखंड आपके नेतृत्व में अव्वल नंबर पे आया है। अपनी उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह हम मानकर चले कि पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं? कौन सी योजना आपकी सबसे पसंदीदा है? इसमें आप उत्तराखंड को कहां देखना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के इस संवाद में जो आपने मेरे से जानने की इच्छा प्रकट की है, मैं कहना चाहता हूँ कि इन वर्षों में उत्तराखंड देश के अनेकों क्षेत्रों में आज पहली पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में शुमार हुआ है और एक योजना नहीं, अनेक योजनाएं, अगर मैं बात करूं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड में लिए गए और जिनको पूरे देश के लोगों ने भी देखा। चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, चाहे यहाँ नकल रोकने का कानून हो, जिसके आने के बाद 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के यहाँ नौकरी मिली है। एक में भी कोई नकल का प्रकरण नहीं आया। अतिक्रमण हटाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो, या राज्य में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा में प्राधिकरण बनाना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं और राज्य कई उपलब्धियों का साक्षी बना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे देश में उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है, जिसमें पूरे भारत के सभी राज्यों का आकलन होता है। तो ये अपने आप में हमारे राज्य के लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। आज मत्स्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी में हमको देश के अंदर प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों ही मिले हैं। इसके अतिरिक्त खनन तत्परता सूचकांक में हमको हमारे राज्य को दूसरा स्थान मिला और हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि भी भारत सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में दी है। पर्यटन का क्षेत्र हो, लगातार 4 वर्षों से हमको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के क्षेत्र में काम करने का पुरस्कार मिल रहा है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट का लगातार हमको पुरस्कार मिल रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक में हमको भारत सरकार ने उन अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप का क्षेत्र हो, ईज ऑफ डूइंग हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अभी निवेश के अनुकूल वातावरण जिन राज्यों में अच्छा है, उनमें हिमालयन राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे राज्यों का बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं जिनका हमारा राज्य साक्षी बना है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर आज विकास की भी अनेक जो प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए थे 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, उन सभी को आज स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। चाहे वो देहरादून का लखवाड़ बांध हो, सौंग बांध हो, या तराई भाबर हल्द्वानी की बनने वाली जमरानी बांध की परियोजना हो, उन सभी को मिला है। साल भर शीतकालीन पर्यटन अब चलेगा और शीतकालीन यात्रा ने पहली बार शुरू करी। चारधाम यात्रा ने आज
एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। पहले ही चरण की यात्रा में 45 लाख के लगभग श्रद्धालु तीर्थयात्री उत्तराखंड देवभूमि चार धामों के दर्शन करने आए हैं। आदि कैलाश यात्रा हमारी, वह भी पहले ही चरण में, जहां साल भर में 500-600 लोग कुल जाया करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां जाने के बाद वहां जाने वालों की संख्या में बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई और 55,000 से अधिक यात्री इस साल अभी तक जा चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 4 दल जा चुके हैं। 2 दल लगभग, एक दल ने वापसी कर ली है, एक दल दूसरा वापसी कर रहा है, 2 दल अभी यात्रा पर हैं। तो यात्रा भी बड़ी सफलतापूर्वक चल रही है। हेमकुंड साहब की यात्रा हो, पूर्णगिरी की यात्रा हो, बाबा नीम करोली की यात्रा हो, या जागेश्वर धाम की यात्रा हो, सभी यात्राएं आ रही हैं। और अभी होने वाली कांवड़ यात्रा, उसके लिए आपने निर्देश भी काफी उसके लिए कल ही हमने तैयारी की है। उसके बाद 2027 में कुंभ, जो हमारी आस्था और श्रद्धा का पर्व है, महापर्व है, वह भी आने वाला है। वो तो बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन है। उस आयोजन की तैयारियां भी हम कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं आपसे एक बात और भी कई सारी उपलब्धियों का साक्षी हमारा राज्य बना है। चाहे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के अंदर हुआ, जो हमारे जैसे छोटे राज्यों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो बहुत देखा है, शानदार उसका आयोजन हुआ और पूरे देश के जो खिलाड़ी आए थे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर गए। साथ ही साथ हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने भी 103 पदक जीतकर देवभूमि को खेल भूमि की ओर ले जाने का काम किया है। और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं आज धरातल पर उतरने लगी है। G20 का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हमारे राज्य ने उसका भी शानदार मेजबानी करी। मैं कहूं तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और भारत सरकार ने भी हमको लगातार प्रोत्साहन दिया है। इन 5 वर्षों में अनेक सहायताएं हमको विभिन्न मदों में मिली हैं। आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कें बन रही हैं, हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। देहरादून का हवाई अड्डा आज हमारा 45 से 50 शहरों को देश के जोड़ रहा है। पंतनगर हवाई अड्डा निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। हेलीपोर्ट हमने पूरे राज्य के अंदर, हेलीपैड और हेलीपोर्ट दोनों ही बनाए हैं। सीमांत क्षेत्रों तक जाने वाले स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नए स्थापित हुए हैं, चाहे वो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज हो, या रुद्रपुर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हो। साथ में रुद्रपुर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी, और बहुत सारे काम जो बहुत वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, उन सभी को इन सालों में स्वीकृतियां मिली। मैं यहीं पे आना चाहता हूं। आपकी उपलब्धियां, जैसे आपका बहुमुखी व्यक्तित्व है, उस तरह बेशुमार है, लेकिन एक दुर्लभ शख्सियत आपकी सबसे ज्यादा सामने आई है, वो है आपदाओं में संकट मोचक। क्योंकि मैंने उत्तराखंड को जन्म के पहले से देखा है। जब यहाँ बड़ी बड़ी आपदाएं आती थी, कोई जाता नहीं था। मैं 5 अगस्त 25 की अगर बात करूं, जो धराली में आपदा आई थी, आप 6 बार गए, हेलीकॉप्टर गया, मौसम खराब था, उसके बावजूद आप जान पर खेल कर वहां पहुंचे। मेरी बात हो रही थी जिलाधिकारी प्रशांत आर्या से, वो कह रहे थे साहब वो पहले हमसे पहुंच गए थे। उत्तराखंड धराली की महिलाएं मुझसे कह रही थी मुख्यमंत्री जी पहले आ गए, और वहां पे वो आपदा राहतकार प्रबंधक देख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। आपने ये सब कैसे किया? और तो और हमने तो यह भी देखा कि गुजरात की एक महिला पर्यटक थी जिसका परिवार गंगोत्री में फंस गया था। उसने आपको
राखी बांधी अपना दुपट्टा फाड़कर और आपको कहा कि आप तो हमारे लिए कृष्ण की तरह हैं। देखिए, मैं राज्य की मुख्य सेवक की जिम्मेदारी पर हूँ, ये मेरा दायित्व है और पूरा राज्य मेरा परिवार है, मेरा अपना घर है। और जब घर के परिवार के लोग परेशानी में हों तो उनके बीच में पहुंचना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। और मैं 5 अगस्त 2025 को जिस समय आपदा आई थी, मैं उस समय तिरुपति में आंध्र प्रदेश में था। उस दिन संस्कृत विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम था भाषा को लेकर, संस्कृत भाषा को लेकर, और मैं उस कार्यक्रम के मंच पर ही था। मंच पर कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी ये सूचना आई थी। लगभग 1:45-2 बजे का समय था और कुछ ही मिनटों के बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं तुरंत वहां से चला और 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। 6:30 बजे मैं देहरादून पहुंच गया और पहुंचते ही सबसे पहले आपदा प्रबंधन जो हमारा केंद्र है उस केंद्र पर गया। सभी अधिकारियों से, अन्य लोगों से, एजेंसियों से फीडबैक लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार चिंता कर रहे थे, वो भी लगातार बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री जी भी लगातार चिंता कर रहे थे, किस प्रकार की मदद चाहिए, किस प्रकार का फीडबैक चाहिए। देर रात्रि तक आपदा प्रबंधन में हम बात करते रहे। डीएम और एसएसपी भी उस स्थान पर जाने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे थे, लेकिन पहुंचना कठिन था क्योंकि अनेक स्थानों पर भूस्खलन हो गया था, मार्ग पूरे खत्म हो गए थे, झील बन गई थी रास्ते में धराली से पहले हर्सिल में, और किसी तरह से रात कटी। बारिश बहुत तेज थी, सोना मुश्किल था क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आ गई थी। सारा वो वीडियो सभी लोगों के उसमें था और देखकर ही जो है मन बहुत दुखी हो रहा था। प्रातःकाल 6 बजे मैं तैयार हो गया और जैसे ही सूर्योदय हुआ उसके बाद से मन में यही था। उस दिन नींद तो नहीं आई, पूरी रात भर सो भी नहीं पाया, 2-3 बजे तक बात ही करता रहा। प्रातःकाल 7 बजे में सहस्त्रधारा हेलीपैड पर गया और वहां पायलट ने उन्होंने बताया कि वहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले सीधे एक अटेम्प्ट ले लीजिए। और गंगनानी के पास चूंकि बहुत बादल था ऊपर, उत्तरकाशी से आगे और इसके हर्सिल से पहले अटेम्प्ट में गए, नहीं जा पाए। ऐसे करते करते फिर वापस उत्तरकाशी आ गए। फिर अगले 4-5 बार फिर अटेम्प्ट किया। 6ठे अटेम्प्ट में हमारे पायलट ने हमको वहां पहुंचा दिया। उन्होंने पीछे से मुझे, जब वो बादल क्रॉस हो गए तो इशारा किया, बस तुम निकल गए। अब निकल तो गए। जब हम वहां गए तो वहां पूरा मैदान साफ था, पूरा ऊपर से बहुत बड़ा मलबा आया हुआ था, भूस्खलन आया हुआ था। तो हमारे सामने समस्या ये थी कि हम वहां पर न कोई गाड़ी थी, न कोई अन्य व्यक्ति थे, तो क्या करते। और जो हमारा यूकाडा का मतलब उत्तराखंड राज्य का जो हेलीपैड था वहां का हर्सिल वाला, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। वहां पर पूरी झील बन गई थी। फिर हम मिलिट्री का जो हेलीपैड था, उस हेलीपैड पर हमारे पायलट ने लैंड कर दिया। तो ये पहला ऐसा वाकया था कि एक भी आदमी वहां पर नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। कोई जान भी नहीं पा रहे थे तब तक। फिर कुछ देर के बाद वहां पर जो वहां के उस कंपनी के ब्रिगेडियर साहब थे,
वो आए और उनके साथ 2-3 सेना के लोग और आए। उन्होंने अपनी टाटा सफारी गाड़ी लाए और उनसे मैंने कहा कि मैं धराली गांव जाना चाहता हूँ, वहां देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो उनके साथ फिर मैं गया, उन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया और मैं और वहां के माननीय विधायक जी और एक अन्य लोग, हम लोग फिर मैं मुकवा के नीचे जाकर वहां लोगों को बुलाया, सबसे बातचीत करी 1-2 घंटे। तब हम लोग वहां रहे और उसके 2-2.5 घंटे के बाद हमारे जिलाधिकारी, अन्य जो फोर्स के लोग, ये लोग भी आ गए। चूंकि हमारा हेलीकॉप्टर आ गया था तो सबको फिर ये हुआ कि अब जा सकते हैं। फिर ये रेस्क्यू का काम शुरू कराया गया और लोगों को आवश्यक जो चीजें हैं वो पहुंचाने का काम शुरू हुआ। किसी तरह से वहाँ कपड़े हैं, खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध है, इन सब कपड़ों की उपलब्धता है, वो सब धीरे धीरे करवाई गई और लगभग 1200 से 1500 यात्री जो गंगोत्री धाम के दर्शन करने आए थे वो भी वहां फंसे हुए थे और उनको सुरक्षित निकालना ये भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। और वहां दूर संचार, बिजली, पेयजल फिर भी नहीं बचा था तो सभी लॉस्ट हो गया था। तो सबको फिर रिस्टोर करना बड़ी तैयारी थी। बिजली का काम, दूर संचार का काम, वहां पर संचार व्यवस्था बनाना, जो कि मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे, वो प्राथमिकता थी। धीरे धीरे सभी रिस्टोर किया गया और अगले 3-4 दिनों में सभी लोगों को सेना की भी मदद ली गई, सेना के लोग भी लगे, अन्य एजेंसियों का भी लिया गया और 3-4 दिनों में सारे ही लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। लेकिन मैं जब वहां गया था तो वहां की लोग मुझको बता रहे थे। लेकिन ऐसी एक घटना और हुई थी बूढ़ा केदार में, शायद जुलाई 24 की बात है। वहां पे शायद आपकी टीम आपको मना कर रही थी कि आप मत जाइए, क्योंकि वो बहुत नाराज भी है वहां के लोगों को लेकर। उसके बावजूद आप वहां गए, शायद आपने लोगों ने से काम मैं हूं ना, उसके बाद आपने वहां पे तुरंत निर्देश दिए, उसके बाद लोग काफी संतुष्ट दिखे। वो क्या घटना थी? देखिए, ये बूढ़ा केदार क्षेत्र और उसी दिन हमारा ये केदारनाथ, केदार घाटी में 2 स्थानों पर रात को बहुत भारी बारिश और भूस्खलन होने से काफी नुकसान हुआ था। बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में काफी जान माल की हानि हुई थी और उधर केदार घाटी में भी काफी लोग फंस गए थे। तो हम चूंकि दोनों ही जगह मुझे जाना था, प्रातःकाल से हम जाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में बताया कि वहाँ लोगों में बहुत आक्रोश हो गया है और चूंकि एक बुजुर्ग माता थी, उनके बेटे, बहू और एक उनका पोता होटल पर थे। उनका होटल था छोटा, एक खाने पीने का। उस होटल पर अचानक ऊपर से भूस्खलन आया और वो सब के सब उसमें समा गए। वो बहुत दुखद घटना थी और माँ को पता ही नहीं था। उनकी उम्र लगभग 90 से 100 साल के बीच की थी। पूरे गांव बड़ा शोकमग्न और आक्रोश था। घटना ऐसी थी, प्राकृतिक आपदा थी। मैंने कहा नहीं, मैं माँ से मिलता हूँ। माँ से मिलने गया और मिलके जब वापस लौट रहा था तो बहुत महिलाएं आक्रोश में। ऐसा तो होता ही है। सुरक्षा के लोगों ने कहा कि नहीं, आप यहाँ से निकलिए और गाड़ी में बैठिए। तो मेरे दिल ने बिल्कुल इसको ऐसे निकलना मुझे ठीक नहीं लगा। ये चीज पुष्कर सिंह धामी को और लोगों से अलग बनाती और नेताओं से अलग बनाती है। मैं गया फिर उनके बीच में और मैंने उन अपनी माताओं को, बहनों को, मैं उनके बीच में चला गया था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, रोने लगी सबको।
मैं भी भावुक हो गया। मुझे लगा कि तुमने कहा हम जो सबसे अच्छा हो सकता है सब करेंगे, सब साथ में खड़े हैं। अब आपदा है, इसमें ये हमारे बस में नहीं है आपदा को रोक पाना, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं हम मिलजुल कर सब लोग जो है इसका सामना करेंगे। आपदा से जुड़ा एक और सवाल है, जो सिलकारा सुरंग दुर्घटना थी, वो विश्व की एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया। आप वहां चले गए, वहां कैंप करते रहे, पूरे ऑपरेशन का बचाव देखते रहे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लगातार आपको वो फोन आता रहा, फीडबैक देते रहे, गृहमंत्री अमित शाह को आप फीडबैक देते रहे। तो जान जोखिम पर डालकर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचना, राहत बचाव कामों का नेतृत्व करना, सभी जरूरी इंतजाम देखना, ये साहस कहां से आता है? कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है ये सब करने की? आप कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा दिल से करता हूँ। मैं हाफ हार्टेड होकर कोई काम नहीं करता हूँ, मैं पूरे दिल से करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब भी कोई आपदा आए, कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, ऐसे समय में मुझे अपने लोगों के बीच में होना चाहिए, उनको साहस देना चाहिए। और चूंकि मैं मुख्य सेवक हूं तो मुझे फ्रंट पर आना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, जिससे कि सभी लोग उन कामों को और अच्छे तरीके से कर सकें। बस उस समय में ये भी ख्याल रखना होता है कि हमारी वजह से ज्यादा वहां पर लोग एकत्र न हो जाए, काम प्रभावित न हो, बचाव कार्य में कोई बाधा न हो, ये सब देखते हैं। और ये सब संस्कार हम, चूंकि मैं एक सैनिक परिवार में, एक सामान्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में पैदा बड़ा हुआ, मैंने उन कष्टों को देखा है, लोगों की जिंदगियों को, उन सामान्य लोगों की परेशानियों को, उसको जिया है, उसको देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जीवन भी उन्हीं की तरह है, इस जिम्मेदारी पर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा उनका सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। सिलकारा टनल रेस्क्यू अभियान बहुत ही उसको पूरी दुनिया में सराहा गया और लगातार 17 दिनों तक ये रेस्क्यू अभियान चला। इसमें आदमी प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ एक देश का जो मुख्य सेवक होता है, प्रमुख सेवक होता है, वो कैसा होता है, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों ने उस समय पर देखा। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब प्रधानमंत्री जी उस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकारी न लेते। और जो सहायता हमको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत थी, देश की, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजियां, चाहे ओवर मशीन दिलानी हो, चाहे अच्छे टेक्नोलॉजी के काम करने वाले लोग दिलाने हो, वैज्ञानिक लाने हो, या छोटे छोटे रेड माइनर्स लाने हो, इंदौर से, चेन्नई से, ऐसे स्थानों से अनेक मशीनें लानी हो, अनेक एजेंसियों को काम पे लगाना हो देश और दुनिया, वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, मीडिया ने, सभी लोगों ने एक तरीके से भगवान से भी प्रार्थना करी, सहयोग भी किया। और अत्यंत कठिन, चुनौतीपूर्ण ये सिलकारा अभियान 17 दिन में ये तो दुनिया में विशाल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और एक भगवान की कृपा रही, और वहां के हमारे स्थानीय देवता बाबा बौखनाथ, उनकी कृपा से एक व्यक्ति को भी, एक भी श्रमिक भाई को खरोंच तक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमने सोचा था कि 2-3 घंटे, जिस दिन वो ब्रेक थ्रू हुआ था, सुरंग के अंदर जो पाइप हम डाल रहे थे जिससे उनको बाहर निकालना था, हम सोच रहे थे कि वो पाइप में से एक एक करके ट्रॉली से उनको स्ट्रेचर पर निकालेंगे
और ऐसा मोटा मोटा हिसाब जोड़ा था कि एक व्यक्ति को निकालने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो 41 लोग थे, तो 2 से ढाई घंटे का हमने समय अपना निर्धारित किया हुआ था। और मैं बताऊं कि लगभग 8:45 बजे ये अभियान शुरू होता है और 9:15 पर अभियान समाप्त हो जाता है। बड़ा आश्चर्य में देखता हूँ कि इतनी जल्दी हो गया। और तो क्या था कि हम स्ट्रेचर हमने लगाया जरूर शुरू में, 1-2 लोगों को एक निकाला भी, लेकिन उसके बाद सारे लोग अपने इतने स्वस्थ थे अंदर, क्रोलिंग करके आ गए और एक को निकलने में मुश्किल से 2-3 मिनट में सब बाहर। और हम भेज रहे हैं गाड़ियों से, हमने एम्बुलेंस लगाई थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की थी, सबको अस्पताल भेजने में मुश्किल से आधा से पौन घंटे में सब समापन हो गया। हमको ये लगता है कि शायद ये जो पोर्शन है कैसे आपदा में बचाव किया जाता है, ये पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए लोगों को इससे सीख मिले। इसके बाद एक छोटा सा मेरा सवाल है। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, आपकी नेतृत्व क्षमता, सरकार और संगठन को साथ लेकर चलने की क्षमता के सभी कार्य। भाजपा साहसिक फैसला लेकर चौंकाने वाली पार्टी है। वो यूथ पे दांव लगाती है, जानती है कि यूथ में एनर्जी होती है। नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने ये संदेश दिया है कि युवाओं का आदर करना, उस पे दांव लगाना जानती है। आप अभी बहुत युवा हैं, क्या कभी आपके मन में राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी भूमिका के बारे में कोई आता है विचार? देखिए निशित जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आया हूं। एक सैनिक का बेटा हूं मैं, और मैंने गांव में, देहात में, प्राइमरी में और उससे भी नीचे जो खाद के कट्टे होते हैं, उन कट्टों के जो खाली कट्टे होते हैं उनको ले जाके अपने बैठने की व्यवस्था करके, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाई की है और बहुत अभाव में जीवन को देखा है। मुझे लगता है मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने एक अवसर दिया, इस जिम्मेदारी पर लाए मुझे। हाँ, मैं इस जिम्मेदारी पर आया और आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय गृह मंत्री जी के, हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व, हमारे अन्य वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से इस दायित्व को कोशिश करी कि अच्छा से अच्छा करूं। लेकिन मैं हमेशा से एक बात सोचता था, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ इस जिम्मेदारी पर आऊंगा, और न ही आगे के बारे में कुछ सोचा है। बस मैं तो ये सोचता हूं, जहां भी रहूंगा, जिस भूमिका में भी रहूंगा, कुछ न कुछ करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, ये मेरे मन में हमेशा रहता। उत्तराखंड के लिए कोई ऐसी योजना जो आप रखते हो, सोचते हो कि रह गई है, इसको पूरा करना है? उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से बाबा के दर्शन करने के बाद जो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 10 साल उत्तराखंड के होंगे, 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड के विकास के होंगे। उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। ये उनके शब्द शिव रूपी शब्द थे, शिव के धाम में निकले थे। उन शब्दों को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक उत्तराखंड वासी प्रोत्साहित है। और उसके बाद हम देख भी रहे हैं कि उनके शब्द चरितार्थ हो रहे हैं, और काफी हमारे विकास की यात्रा हो, रोजगार की यात्रा हो, हमारे राज्य की विकास यात्रा हो, सीमांत क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण करना हो। महिला की बात जब मैं करता हूं तो मुझे अपनी मां जैसी सभी महिलाएं, उनका ध्यान आता है, उनका स्मरण होता है। आप भी ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं, आप जानते हैं कि यहाँ के पहाड़ों में महिलाओं के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां होती हैं।
किस तरह से घर का काम करना है, घर में गाय भैंस है तो उनको देखना है, बच्चों को देखना है, खेत को देखना है। आज तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण उन्होंने जो योजनाएं शुरू करी, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, शौचालय घर घर में इज्जत घर बनाना हो, उज्ज्वला योजना लानी हो, हर घर जल से नल पानी पहुंचाना हो, ये अनेक योजनाएं जो शुरू हुई हैं, आयुष्मान भारत योजना हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सच में आजाद भारत में लोगों के जीवन को एक तरह से सुरक्षा की, उनके जीवन को चलाने की गारंटी देने का काम उन्होंने किया है कि निश्चिंता से, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, किया है। लेकिन पहले के समय में बहुत परेशानियां थी, उस आपने नजर आता बहुत परेशानियां थी, और आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही है, अनेक समूहों के माध्यम से काम कर रही है, हर क्षेत्र में कीर्तिमान कर रही है, अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है, उनके उत्पादों को पहचान मिल रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा एक बड़ा ब्रांड बन रहा है, उनको विपणन के अवसर मिल रहे हैं। सशक्त उत्सव बहना योजना हमारी उनके विपणन के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन रही है। महिलाओं का सुरक्षा भी हो रही है, सम्मान भी हो रहा है, सशक्तिकरण भी हो रहा है, लेकिन अभी हमें इसमें काम करना है, क्योंकि इस दशक को बनाने का काम हमारी महिलाएं उसको अग्रदूत के रूप में काम करेंगी, ध्वजवाहक होंगी। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है, इतना स्किल्ड है, परिश्रम की पराकाष्ठा है। वैसे ही हमारे नौजवान युवा, अभी 34,000 हमने सरकारी नौकरियां उन युवाओं के लिए बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उनको मिली है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 100 से अधिक नकल माफियाओं को पिछले 5 सालों में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ है, और एक प्रकरण में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। नौजवान युवाओं को स्टार्टअप का क्षेत्र है, इंडस्ट्री का क्षेत्र है, कृषि, बागवानी, अन्य इनोवेशन के क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, चाहे होटल हो, व्यवसाय हो, पर्यटन का व्यवसाय, होम स्टे हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा प्रयास है, हर युवा को काम मिलना चाहिए, हर बहन को काम मिलना चाहिए, हर व्यक्ति तक, सीमांत में रहने वाले तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं, और इसमें हमें उत्तराखंड की जनता का भी लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार उनका हमारे सर पर हाथ है, और वही हमारी ताकत। आपके नेतृत्व में ये सब कार्य पूर्ण होंगे ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।